अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू रिमूव, जो रिक्वायर होती है, जो ज़रूरत होती है टू रिमूव करे, हटा दे द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का यहाँ मतलब है कि वो आइसोलेटेड एटम हो, अभी उसने किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया हो। तो जिस एटम ने किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया हो तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड। तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ये हमारे पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें ज़रूरत होती है कि हम रिमूव करें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल में, जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करे फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम से। तो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन से, जैसे नाम से पता चला कि आयोनाइजेशन, जो आयोनाइजेशन मीन के जो आयन बन जाए। फिर हमारे पास जैसे कि एटम होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि हमारे पास जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ और गेन कर सकता है। तो अगर वो लूज़ करे तो फिर वो हमारे पास केटायन बनता है, और अगर वो गेन करे तो हमारे पास एनायन बनता है। तो इसी तरह हमारे पास टू टाइप्स ऑफ आयन है, एक केटायन और एक एनायन। तो एनायन तो तब बनता है अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और केटायन तब बनता है जब एटम लूज़ करे। तो यहाँ तो हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो एटम है वो आयन बनेगा, लेकिन वो केटायन बनेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है अपने वैलेंस शेल से। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक एटम रिक्वायर करता है कि उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर क्यों होती है? अगर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन हटाए नहीं है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या ज़रूरत है? उसको एनर्जी देने की ज़रूरत क्या है? हमारे पास जैसे कि न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके जो शेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो जैसे हम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास अट्रैक्शन होती है, अनलाइक चार्जेस में, अपोजिट चार्जेस में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन होगी, और सेम जो चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, उनमें रिपल्शन होती है। तो अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को खींचते हैं। तो हमारे पास जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास जो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ख़त्म करने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन को फिर रिमूव करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है इस एटम के वैलेंस शेल से, आउटर मोस्ट शेल से, अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म करके इस इलेक्ट्रॉन को फिर जो रिमूव होगा, तो इसको जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, कि किसी भी एटम से फिर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे। तो वो हम कहते हैं कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी है जो किसी भी एटम को दे और उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे और उस एटम को आयन बना दे। तो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास फिर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जैसे अगर हमारे पास कोई एटम है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई एक है, इसके दो है, मैं एक की कर रही हूँ। आप सपोज करें किसी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे जो एनर्जी रिक्वायर होगी, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को और जो एक इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, तो हम उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो उस पर जो एनर्जी लगेगी तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जैसे एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूँगी तो इस पर जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और हम कहते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है सेकंड से, और जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है थर्ड से। वो कम क्यों है? वो हमारे पास इस तरह कम है, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, इसका न्यूक्लियस है, ये अट्रैक्ट कर रहा है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी और इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन को भी। तो ये हमारे पास जो न्यूक्लियस है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा रहा है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर भी, ये इस पर भी लगा रहा है, इस पर भी और इस पर भी। तो अगर मैं इसको रिमूव करूँगी
तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये जो एनर्जी होगी ये इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये कम होगी, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। फिर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका, वो फिर इन दोनों पर लगेगा, इसके हिस्से का भी इन दोनों पर फिर लगेगा। फिर हमारे पास ये जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूँगी तो फिर हमारे पास जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी वो पहले वाले के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होगी। और फिर उसके बाद जब ये भी रिमूव हो जाएगा तो फिर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारा इस एक आखिरी इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। तो फिर जो मेरे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी वो फिर पहले और दूसरे से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह हम कहते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू सेकंड, और फिर सेकंड कम है थर्ड से। तो इसी तरह अगर मैं मैग्नीशियम के एटम से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूँगी तो जाहिर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, लेकिन अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूँगी तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस पर लगेगा, इसके हिस्से वाला कभी, तो इसका मतलब है कि फिर ज़्यादा लगेगा जाहिर है इस पर। तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जिसको हम फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो हमारे पास पहले से ज़्यादा है, क्योंकि अब ये स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि किसी भी एटम से वैलेंस शेल को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम ट्रेंड की तरफ आते हैं। हमारे पास कहते हैं कि एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आए, ऊपर से नीचे आए, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब वो किस तरह डिक्रीज़ हो रही है ये अब हम पढ़ते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस है सारे, ये हमारे पास एटम ऊपर से नीचे आते हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स किस तरह इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो एटम्स है इनका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहा है, इनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर इनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है मतलब ज़्यादा शेल्स आ रहे हैं, तो फिर न्यूक्लियस के और वैलेंस शेल के बीच ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो फिर वो जो न्यूक्लियस होगा वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को फिर ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ और शेल्स बनाऊँ और शेल्स आए, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन पर इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना नहीं होगा जितना इस पर होगा। तो फिर इसको मैं इजीली रिमूव कर सकती हूँ। इसको फिर वो जो एनर्जी रिक्वायर होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे, वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो रिक्वायर होती है कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे जो कि काफ़ी दूर है न्यूक्लियस से, जिस पर न्यूक्लियस का जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा कम है, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है और इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर है वो कम है, मतलब ये इजीली रिक्वायर हो जाता है। इसको थोड़ी एनर्जी भी दे तो ये रिमूव हो जाता है इस वैलेंस शेल से। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे पास जो साइज़ है एटम का वो बढ़ रहा है मतलब कि न्यूक्लियस से और वैलेंस शेल के बीच डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो फिर उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो डिक्रीज़ हो रहा है, वो फिर इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, तो फिर इसलिए वो थोड़ी एनर्जी को रिक्वायर करता है अपनी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। जो एटम है वो थोड़ी एनर्जी रिक्वायर करता है, तो इसलिए हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब फिर कम आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कम हो रही है, कम एनर्जी भी तो फिर वो हमारे पास रिमूव हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि पीरियड में हम कहते हैं कि एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। अभी हमारे पास कैसे इंक्रीज़ हो रही है कि हम देखें तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो हमारे पास ये कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है। हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से एटम का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इससे अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो हमारे पास एटम का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमारे पास अगर कोई छोटा एटम है तो जाहिर है अगर कोई एटम का साइज़ छोटा है तो इसका मतलब है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज उसका ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर ने स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए हुए उस इलेक्ट्रॉन को। अगर एटम का साइज़ जितना छोटा होगा तो शेल्स उतने करीब होंगे न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस उनको उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा रिक्वायर होती है हमें, क्योंकि साइज़ छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है और अट्रैक्ट किया हुआ है उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को उस छोटे एटम के वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है फिर बहुत ज़्यादा होती है।
क्योंकि उन्होंने स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया होता है, तो इसलिए हमारे पास फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो फिर हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, मतलब फिर हमें ज़्यादा रिक्वायर होती है। जिससे हमारे पास ये जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, तो इनसे अगर हम इनके वैलेंस शेल से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो। और अगर हम इस तरह पोटेशियम के रुबिडियम का देखें तो हम इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, थोड़ा कम लग रहा है, तो इसलिए थोड़ी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। हम पढ़ चुके कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह ज़्यादा है एक दूसरे से, फर्स्ट कैसे कम है, सेकंड फिर उससे कम है और थर्ड उससे, और किस तरह हमारे पास अपोजिट चार्जेस और सेम चार्जेस में रिपल्जन और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन, किस तरह हमारे पास जो एनर्जी क्यों रिक्वायर होती है, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है जिससे फिर इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।